हेलो दोस्तों। आप सभी लोग का स्वागत है एलयू अपडेट के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका पॉलिटी। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ योर पॉलिटी सब्जेक्ट। और इसमें हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एडवांस तक जाएंगे। और इस सेगमेंट में मीन्स कि जो ये पॉलिटी का सेगमेंट है या जो ये पॉलिटी का सिलेबस है, ये मैं मार्च एंड तक जो है टोटली कंप्लीट कर दूंगा, ठीक। और आपका पेपर जो है अप्रैल मई या जून के आसपास होगी। इट मीन्स आपके पास इसके बाद भी कंप्लीट होने के बाद भी सफिशिएंट टाइम रहेगा कि यू कैन रिवाइज योर सिलेबस। आज जो है मैं बेसिक बातें करूंगा पॉलिटी के बारे में। और क्या है कि हम लोग आर्टिकल के भी बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आर्टिकल कहता क्या है बस उतना ही मतलब देखेंगे कि आर्टिकल कह क्या रहा है, इम्पोर्टेंट प्रोविजन क्या है उसको देखेंगे, ना कि आर्टिकल का बेयर रीडिंग करेंगे, नहीं, ठीक है। हम लोग जैसे क्या है कि जैसे आप लोग अभी जब आप लोग का एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अच्छा कमांड होने से पहले आपको पॉलिटी पे बढ़िया कमांड होना चाहिए। अगर आपका पॉलिटी स्ट्रांग है तो आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जाके बन जाती है कब, जब हम विथ केस लॉ और विथ लॉट्स ऑफ आर्टिकल के साथ स्टडी करते हैं तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन जाती है। तो पॉलिटी आपको एज ह्यूमन बीइंग और एज ए स्टूडेंट आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलती हैं और नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, संविधान के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बेसिक फीचर जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आइए चलिए, तो पहले मैं कलर चेंज कर लूं। एक तो पहली चीज इस पे दिखती नहीं है सही से रेड कलर, मैं परेशान हो जाता हूँ कहाँ कर्सर गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया है। जैसे आप लोग पढ़ते हो कोई भी सिलेबस तो पहले आप इंडेक्स देखते हो कि कितने चैप्टर हैं और वो पर्टिकुलर चैप्टर किस पेज नंबर पे है, कितने पन्नों में वो पर्टिकुलर चैप्टर है। तो पहले हम क्या देखते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। आपको भी कोई सब्जेक्ट स्टडी करना है अच्छे तरीके से, इफ यू वांट टू हैव द कमांड ओवर गुड कमांड ओवर दैट सब्जेक्ट, देन यू हैव टू प्रीफर और यू हैव टू नॉलेज अबाउट इट्स इंडेक्स। बहुत सारे बच्चे संविधान पढ़ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ लेते हैं, पॉलिटी पढ़ लेते हैं, बट दे डिडंट नो अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स या इन हाउ मेनी शेड्यूल। आइए पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट में डिवाइडेड है, टोटल 22 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। आई बात समझ में। आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल्स हैं आपके 395। अब क्या है, आर्टिकल 450 से भी ज्यादा हो गए हैं, 400 कुछ आर्टिकल हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, बाई द अमेंडमेंट। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम 395 आर्टिकल थे और अब इस टाइम पे मोर देन 400 आर्टिकल हो गए हैं। ABCD ऐसे करके ऐड करके बढ़ा दिए गए, ठीक है। शेड्यूल कितना है, टोटल 12 शेड्यूल है। शेड्यूल मतलब अनुसूची, पार्ट मतलब चैप्टर, 12 चैप्टर है। आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद है। अब आइए पहले हम शेड्यूल के बारे में कवर करेंगे कि कितने शेड्यूल है। तो 12 शेड्यूल है, तो 12 शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से हम
पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट 22 टोटल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से हम एक एक पार्ट में जितने आर्टिकल दिए हैं उसको कवर करते करते टोटल हम 395 आर्टिकल कवर आउट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला शेड्यूल फर्स्ट। शेड्यूल फर्स्ट, तो शेड्यूल फर्स्ट क्या बोलता है? तो शेड्यूल फर्स्ट बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब यूनियन, भारत मतलब इंडिया, वही राज्य मतलब स्टेट। मीन्स इंडिया इज द यूनियन ऑफ, भारत इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अब भारत जो है वो राज्यों का संघ, मतलब भारत राज्यों का यूनियन है। तो क्या ये राज्य जो है वो भारत से डिवाइड हो सकते हैं जब मन करेगा इनका? ये क्वेश्चन उठना चाहिए आपके मन में कि क्या बोला गया कि टोटल 28 स्टेट हैं इंडिया में, तो क्या ये 28 स्टेट में से कोई भी स्टेट चाहेगा तो इंडिया से वो डिवाइड हो सकता है या इंडिया का वो हिस्सा नहीं बनेगा? मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि 28 स्टेट हैं, तो क्या कोई भी एक स्टेट जो है वो इंडिया से अपने आप अलग हो सकता है? सो आंसर इज नो, क्योंकि आप यूनियन है। ठीक है, क्योंकि क्या बोला, भारत राज्यों का संघ है, मतलब कि ये जो 28 राज्य हैं ये 28 राज्य किससे बने हैं? यूनियन से बने हैं, और यूनियन को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, तो यूनियन कभी भी नहीं टूटती है, इसीलिए जो स्टेट हैं 28 स्टेट जो प्रेजेंट टाइम में है वो ये नहीं कह सकते कि हम इंडिया का पार्ट नहीं रहेंगे, अब हम अलग से अपना एक देश बनाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दे आर द यूनियन ऑफ भारत। ठीक है, क्यों? बिकॉज भारत जो है वो किसका संघ है? राज्यों का संघ है। ठीक है, सो भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत जब यूनियन है स्टेट का तो यूनियन को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता। ठीक है, आप लोग कॉन्फेडरेशन के बारे में पढ़े होंगे, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन जो अभी मैं बता रहा हूँ। कॉन्फेडरेशन को तोड़ना बहुत आसान होता है, ये बहुत जल्दी आराम से इजीली ब्रेकआउट हो जाते हैं, जैसे सार्क हो गया या एशियान हो गया। ये क्या है? ये फेडरेशन है, तो इसमें से जब मन करेगा, जब मन करे तब इंडिया चाहे इनसे बाहर आ सकता है, इनसे सेपरेट हो सकता है। ठीक है, इंडिया जब भी बोल देगा भाई हम नहीं रहेंगे सार्क का देश, सार्क का मेंबर, तो क्या सार्क वाले कुछ बिगाड़ पाएंगे? कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। तो ये क्या है? कॉन्फेडरेशन है। ये बहुत जल्दी टूट, मतलब ये जब मन करेगा तब टूट जाता है, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं रहता है। ठीक, अब फेडरेशन, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, हालांकि ये भी टूट जाता है, ये भी ब्रेकआउट हो जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मुश्किल रहता है एज कम्पेयर टू कॉन्फेडरेशन। जैसे यूएसएसआर, यूएसएसआर इतनी आसानी से टूटी नहीं थी। ठीक है, लेकिन टूट तो गई थी ना। यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये जो है ये भी टूट गई थी। ठीक है, लेकिन बात रही यूनियन का, तो भारत क्या है? भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, तो इसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई बात समझ में? इसके पीछे मैं थोड़ा कहानी बता दूं आपको कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत जो है 552 अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था। ठीक है, 552 पार्ट का जो है अलग अपना कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, ये सब कुछ अपना अलग अलग था। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, दे बोथ ट्राई और दे डिड अ ट्रेमेंडस वर्क of the by unifying all the 552 parts of state in a single body। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जो है ये 552
टोटल जो पार्ट्स में इंडिया बट गया था, डिवाइड था उस टाइम, उसको एकजुट कर दिए, इकट्ठा कर दिए, ठीक है, एक साथ चपका दिए ला करके, और एक क्या बना दिए, भारत बना दिए, ठीक है। और ये जो 552 जो अलग अलग पार्ट्स है इंडिया के, तो ये तो आसानी से बोल नहीं देते कि ठीक है हाँ भाई यहाँ हम एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, ऐसा तो बोल नहीं देते सब। तो इनको मिलाने के लिए भी बहुत मशक्कत झेलनी पड़ी किन लोगों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को। और इन दोनों लोगों ने मिला करके 500 जो नहीं मान रहे थे 552 में से, तो उनको मतलब कह सकते हैं कि बहला फुसला करके यूनियन पे साइन करा लिया गया, और बोला गया कि जैसे यूनियन पे साइन कर लिए, इट मीन्स कि आप फिर यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, वन वे है, टू वे नहीं है, एक बार आ गए तो फिर दोबारा नहीं लौट के जाएंगे, ठीक है। सो शेड्यूल 1 यही बोलता है, शेड्यूल 1 कि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। आई बात समझ में? तो राज्यों का संघ है, तो राज्य कितने हैं, तो टोटल 28 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरी कितना है, 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरी क्या होता है, सो यूनियन टेरिटरी हम उसको उस टेरिटरी को दर्जा दे देते हैं यूनियन टेरिटरी का जो कि कैपिटल से दूर हो, ठीक है, कैपिटल से दूर हो, साइज में स्मॉल हो, ठीक है, और वो नेशनल इम्पोर्टेंस हो उसकी, तो हम उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे देते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, क्या क्या देख करके हम किसी टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। कैपिटल देखते हैं कि क्या कैपिटल जैसे मतलब कि वो मतलब कैपिटल सिटी से, जो इंडिया का कैपिटल है उससे काफ़ी दूर हो, वो साइज में छोटा हो, वो, और दूसरा तीसरा क्या है, वो नेशनल इम्पोर्टेंस मतलब राष्ट्रीय महत्वपूर्णता का विषय हो, तो उस टेरिटरी को हम लोग क्या बोल देते हैं, या मतलब कह सकते हो कि उस टेरिटरी को हम लोग क्या बना देते हैं, यूनियन टेरिटरी बना देते हैं, ठीक। जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया, अब यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि किस यूनियन टेरिटरी में खुद का सीएम है, तो दिल्ली में। क्या दिल्ली मतलब यूनियन टेरिटरी में क्या सीएम हो सकते हैं, तो आंसर इज यस, हो सकते हैं। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी का सीएम बनता है, उस सीएम के अंडर में जो है पुलिस काम नहीं करती है, मतलब उस यूनियन टेरिटरी का जो पुलिस होता है वो किसके कंट्रोल में रहता है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। क्यों, क्योंकि यूनियन का ही टेरिटरी है भैया, यूटी मतलब यूनियन का टेरिटरी, इट मीन्स कि पुलिस फोर्स उस यूनियन टेरिटरी में किसके होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल होगा, ना कि दिल्ली के सीएम का कंट्रोल होगा, ठीक है। अब आइए शेड्यूल 2 के बारे में बात कर लेते हैं। शेड्यूल 1 हो गया, भारत राज्यों का समूह है, ठीक। शेड्यूल दूसरा क्या है, शेड्यूल दूसरा है सैलरी के बारे में बात करता है कि जो एमएलए हैं, एमपी है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके सैलरी कितना होगा, वेतन कितना होगा। जब वेतन मिलेगा तभी शपथ लेंगे, ठीक है, जब पैसा मिलेगा तभी शपथ लिया जाएगा, मतलब ओथ। तो शेड्यूल 3 में क्या है, ओथ है, ठीक है। जब ओथ ले लेंगे तो कहाँ बैठेंगे भाई साहब, ये लोग बैठेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट में, मतलब राज्यसभा में। मतलब ये लोकसभा में बैठते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं राज्यसभा ही बोल रहा हूँ, क्योंकि शेड्यूल 4 में राज्यसभा के बारे में बात करता है। शेड्यूल 4 बताता है, टॉक्स अबाउट सीट्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब किस राज्य को कितना सीट दिया जाएगा राज्यसभा में, वो कहाँ पे बताई गई है दोस्तों, शेड्यूल 4 में। आई बात समझ में? अब आइए देखते हैं अगला शेड्यूल 5। तो शेड्यूल 5 कहता है कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू एससी एंड एसटी कैटेगरी, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, भारत राज्यों का समूह है, ये तो समूह बन गया। अब दूसरे में क्या बताया गया है, सैलरी किसके बारे में, एमपी, एमएलए, पीएम, सीएम, डीएम, डीएम का तो नहीं, ठीक है,
इन लोग का सैलरी, जब सैलरी मिलेगा तभी तो वोट लेंगे, जब ओथ लेंगे, जब ओथ ले लेंगे तो कहाँ बैठेंगे, राज्यसभा में बैठेंगे, ठीक। और जब राज्यसभा में बैठ के क्या करेंगे, स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे, किससे रिलेटेड, एससी और एसटी से रिलेटेड, ठीक है, आई बात समझ में। और स्पेशल प्रोविजन बनाते बनाते किसके बारे में बात करेंगे, शेड्यूल एरिया के बारे में बात करेंगे, शेड्यूल एरिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट के बारे में प्रोविजन बना रहे हैं, तो शेड्यूल एरिया के बारे में बात करेंगे कि नहीं बात करेंगे। तो शेड्यूल एरिया मतलब पिछड़ा पूर्वोत्तर जिसे राज्य बोलते हैं, जैसे कि असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में बात किया गया। ये हो गया शेड्यूल आपका 6। मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, आई बात समझ में। उसके बाद से जब राज्यसभा वो का सीट एलोकेशन हो गया, स्पेशल प्रोविजन बन गया, शेड्यूल एरिया बन गया, तो अब बात रही शेड्यूल 7 की। तो उसमें किसके बारे में बात की गई है दोस्तों, डिवीजन ऑफ पावर के बारे में। डिवीजन ऑफ पावर के बारे में मतलब कि स्टेट को बता दिया गया भैया ये तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर है, इसी में तुम पावर अपना एक्सरसाइज करोगे। यूनियन को बता दिया गया भैया ये तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर है, इसी पे तुम लॉ बनाओगे, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सपोज कोई एक सब्जेक्ट है उस पर दोनों लॉ बना सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि इस पे लॉ ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, और स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं इस पे लॉ ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, तो किसकी बात मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर है भाई स्टेट गवर्नमेंट के, स्वाभाविक है, ठीक। तो शेड्यूल 7 किसके बारे में बात करता है, डिवीजन ऑफ पावर। तो इसमें मतलब पावर डिवीजन कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लिस्ट। तो 3 लिस्ट दिए गए हैं, पहला है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और एक लिस्ट और दी गई है दोस्तों, वो होती है रेजिडुअरी लिस्ट, रेजिडुअरी लिस्ट, ठीक है, ये बाद में जोड़ी गई थी। इसमें बताया गया था कि जब 26 जनवरी 1950 में जब संविधान बन गया था, तो कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट जाएंगी वो भी मेंशन कर दिया गया था, स्टेट लिस्ट में क्या जाएंगी वो भी मेंशन कर दिया गया था, कंकरेंट लिस्ट में क्या जाएंगी वो भी मेंशन कर दिया गया था। अब बताया गया था कि ऐसे कुछ और सब्जेक्ट हो सकते हैं जो इन तीनों में फिट ना बैठते हो, या ऐसे कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं जो आने वाले टाइम में आएंगे, तो किस में मेंशन किस लिस्ट में जाएंगे, तो वो किस में जाएंगे, रेजिडुअरी लिस्ट में जाएंगे। और उस पर कानून बनाने का किसका अधिकार रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक। तो अब आइए देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सॉरी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है टोटल दोस्तों, 100 सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में 61 और कंकरेंट लिस्ट में 52। तो आप लोग याद रखे रहिएगा, टोटल सब्जेक्ट पहले आप लोग देख लीजिए, 100, 161 और 52। 161 और 52 जोड़ोगे कितना होगा, 2 1 3 6 5 11 को 1 1 1 2, ठीक। मतलब 213 सब्जेक्ट के बारे में जो है जिक्र किया गया था, कब, जब संविधान बना था तब, ठीक है। और उस 213 सब्जेक्ट को 3 पार्ट में बांट दिया गया, 100, 61 और रिमेनिंग 52। तो 100 किस में चला गया दोस्तों, 100 सब्जेक्ट को किस में डाल दिया गया, यूनियन लिस्ट में, 61 को स्टेट लिस्ट में, 52 को कंकरेंट लिस्ट में। अब एग्जांपल देख लीजिए यूनियन लिस्ट का, जैसे रेलवे, तो रेलवे इस पे कौन लॉ बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर सपोज यूनियन क्यों बनाएगा, अगर स्टेट बनाता तो क्या आ जाता, तो अगर स्टेट लॉ बनाता तो बोलता कि हमारे राज्य से ये ट्रैक जाएगी नहीं, ये रेलवे लाइन जाएगी नहीं, ये ट्रेन जाएगी नहीं, तो बहुत दिक्कत हो जाती। इसीलिए लॉ बनाने की पावर रेलवे पे किसको दे दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई। जैसे एयरवेज हो गया आपका, एयरवेज पे भी लॉ कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा, सॉरी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। सेना पे लॉ कौन बनाएगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। बैंकिंग सिस्टम, जैसे मान लीजिए अगर इसमें बैंकिंग अगर नोट्स पे लॉ बनाना रहे, तो बोलेगा कि उत्तर प्रदेश बोलेगा कि ये हमारा नोट्स है, पंजाब बोलेगा कि हमारा नोट्स है, उत्तराखंड बोलेगा ये हमारा नोट्स है, सब स्टेट का अलग अलग नोट्स होगा।
ठीक है, ये ऐसा ना हो, इसलिए जो बैंकिंग का जो पावर है कि लॉ बनाने का, किसको दे दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से सिर्फ एक नोट से चलेगा देश में। ठीक, डाक सिस्टम हो गया, वो भी सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है। एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, वो सब भी यूनियन लिस्ट का है। स्टेट लिस्ट में क्या हो गया, पुलिस हो गया, जेल हो गया, लैंड हो गया, फिशरीज हो गया। कंकरेंट लिस्ट में पढ़ाई, पढ़ाई में कौन, दोनों भाई। पढ़ाई को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा तभी लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ाई को अगर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए तो इसीलिए पढ़ाई को ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए इस पे यूनियन लिस्ट भी, यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है। पॉपुलेशन कंट्रोल, ये भी कौन किस लिस्ट का सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट का। लेकिन जनगणना किस लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट है वो। ठीक है, अब जो लास्ट बताया था रेजिडुअरी लिस्ट या रेजिडुअरी क्लॉज, इसमें क्या क्या आ जाते हैं, तो जो अभी के टाइम पे आपके सोशल मीडिया हो गए, फेसबुक हो गए, व्हाट्सअप हो गए, ठीक है, परमाणु एनर्जी हो गया, अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं, रेजिडुअरी लिस्ट में आ जाते हैं। और इस पे लॉ कौन बनाएगा, तो इस पे लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। क्योंकि जब 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, इनफोर्स हो गया, तो उसमें ये बोला गया कि एक रेजिडुअरी क्लास लगा दिया गया। बोला गया कि आने वाले टाइम में कोई अगर और सब्जेक्ट आते हैं तो वो रेजिडुअरी क्लास में इंक्लूड होगा। सो आई होप ये सब्जेक्ट के बारे में आप लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं शेड्यूल 8 पर। शेड्यूल 8 किसके बारे में बात करता है, लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में। टोटल स्टार्टिंग में पहले कितने लैंग्वेज थे जब इंडिया आजाद हुआ था, 14। अब कितने हो गए हैं, 22। क्या भोजपुरी लैंग्वेज है इंडिया का, अब 22 लैंग्वेजों में से कोई भी एक लैंग्वेज है, आंसर इज नो। ठीक है, नेपाली है, यस है। आई बात समझ में। अब शेड्यूल 9 के बारे में देख लेते हैं। शेड्यूल 9 बात करता है लैंड रिफॉर्म। इससे क्या हुआ था, जमींदारी सिस्टम को हटा दिया गया था। ठीक है, ये जो शेड्यूल 9 है कब जोड़ा गया था, 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। अगर शेड्यूल 9 में कोई भी चीज़ ला के रख दी जाती है तो इसमें जो जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, मतलब इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता। शेड्यूल 10 क्या होता है, शेड्यूल 10 दल बदल, मतलब डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन लॉ, इसको हटाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ठीक है, दल बदल, दल बदल। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी जीता हुआ सांसद या विधायक है, तो अगर कोई भी जीता हुआ सांसद है या विधायक है अपनी पार्टी से, तो वो जीत करके वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है। इसको रोकने के लिए दल बदल मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ है। पहले क्या होता था कि जो मान लीजिए कि एक मतलब जो विधायक या सांसद है वो एक पार्टी से जीत करके दूसरी पार्टी में जाके चला जाता था, इसको रोकने के लिए दल बदल लाया गया। ठीक, शेड्यूल 11 बात करता है आपका पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज के बारे में बात करता है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, अब शेड्यूल 12 क्या बात करता है, तो ये आखिरी शेड्यूल है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, नगर पालिका के बारे में बात करता है। ठीक है, पंचायती किस लेवल पे काम करता है, गांव लेवल पे, नगर पालिका सिटी लेवल पे। ठीक, तो ये 12 शेड्यूल आई होप आपको तैयार हो गए होंगे। एक बार मैं फिर एक तरीके से ट्रिक से बता देता हूँ। शेड्यूल 1 में क्या है, तो शेड्यूल 1 में है भारत राज्यों का संघ है। अब यूनियन के बारे में बता दिया अच्छे तरीके से। शेड्यूल 2 किसके बारे में बात करता है, शेड्यूल 2 बताता है सैलरी। जब पैसा जाएगा पॉकेट में तभी तो शपथ आएगा। ओथ, फोर्थ बात करता है ओथ, थर्ड। ठीक, ओथ हो गया। जब ओथ ले लिए तो कहाँ जाएंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा जाएंगे। राज्यसभा जाएंगे मतलब सीट एलोकेशन होता है यहाँ पे। उसके बाद से क्या होगा, जब राज्यसभा में जाएंगे तो स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे, किससे रिलेटेड, SC ST से रिलेटेड। और कहाँ पे बनाएंगे, शेड्यूल एरियाज में बनाएंगे। शेड्यूल एरिया मतलब कि आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया,
मिजोरम हो गया और मेघालय हो गया। ठीक, शेड्यूल 7 किसके बारे में बात करता है? डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। ठीक, शेड्यूल 8 किसके बारे में बात करता है? शेड्यूल 9, अभी ये छोड़ दीजिए, शेड्यूल 8 किस 9 किसके बारे में बात करता है? सो शेड्यूल 9 बात करता है आपका शेड्यूल 9 आपका बात करता है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। शेड्यूल 10 किसके बारे में बात करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। 11 किसके बारे में बात करता है? पंचायती राज, जो 73rd अमेंडमेंट से आया था 1993 में। ठीक, शेड्यूल 12 किसके बारे में बात करता है? नगर पालिका। तो शेड्यूल 8 किसके बारे में बात करता है? फिर लैंग्वेज के बारे में। टोटल लैंग्वेज कितने थे स्टार्टिंग में? 14 जब इंडिया आजाद हुआ। अब कितने हैं? 22 हो गए हैं। ठीक है, सो एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 100। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 61। और कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं? 52। ठीक, तो इतना आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ में और पार्ट हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। सो आई होप अगर शेड्यूल से आपका क्वेश्चन आएगा तो कहीं नहीं फंसेगा, मतलब इन द सेंस मतलब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।